कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 का यह सीजन इसका मैच नंबर 4 खेला जाएगा। यहाँ पर सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स और त्रिनिदाद नाइट राइडर्स के बीच में, जहाँ पर सेंट किट्स की जो टीम है इसने 2 मुकाबले ऑलरेडी खेल रखे हैं। पहला मैच ये टीम जीत गई थी स्कोर को चेज करते हुए, लेकिन दूसरा मैच जब इनको पहले बैटिंग करना पड़ा तो ये टीम उस मैच को हार गई। और ये मैदान जहाँ पर दोनों मुकाबले इस टीम ने खेले, उसी मैदान पर आज का यह मैच होगा, जो कि है वार्नर पार्क का, जहाँ पर जब त्रिनिदाद नाइट राइडर्स की टीम आज के इस मैच में खेलने उतरेगी तो इनका ये इस सीजन का पहला मैच है। तो इनके तरफ से क्या प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर होगा वो तो देखेंगे ही। बाकी सेंट किट्स की टीम जो ऑलरेडी 2 मुकाबले खेल चुकी है, एक जीती है एक हारी है, उनकी भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज के इस मैच को कौन सी टीम जीतेगी। जबकि आपको मैं बता ही चुका हूं कि वार्नर पार्क के उसी मैदान पर मैच खेला जाएगा जहां पर ऑलरेडी इसी सीजन में 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं। जबकि टाइमिंग अगर हम बात करें तो 17 अगस्त को रात को 8:30 बजे से यह मैच होगा भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 11 बजे यह मैच स्टार्ट होता दिखाई पड़ेगा। और वहीं पर अगर आप कंडीशन देखें, जहां पर वार्नर पार्क के मैदान पर जनरली अगर आप देखेंगे तो ड्राई और हार्ड तरीके की पिचेस देखने को मिलती है। धूप यहां पर जम करके पड़ती है, तो निश्चित तौर पर इसी वजह से घास नाम की चीज तो आपको देखने को मिलेगी नहीं, हरी वाली। तो निश्चित तौर पर पिच बैटिंग के लिए वैसे तो काफी अच्छी होती है, लेकिन चूंकि 11 बजे का मैच होगा, पिच में थोड़ा सा मॉइस्चर हमने पिछले 2 मुकाबले जो इस सीजन में खेले गए हैं उसमें भी देखा है। जबकि ये जो दोनों मुकाबले थे ना, वो शाम को 7 बजे खेले गए थे। हालांकि उसमें मॉइस्चर का दूसरा रीजन था, लेकिन आज का जो रीजन होगा वो निश्चित तौर पर चूंकि सुबह का मैच है तो उसकी वजह से भी होगा। तो जो शुरुआती मॉइस्चर होता है पिच के अंदर, वो थोड़ी बहुत हेल्प तो देता है किसी भी टीम को बॉलिंग करने के लिए। हालांकि अभी तक अगर आप देखें दोनों मुकाबले जो इस सीजन के खेले गए, एक 14 अगस्त को एक 15 अगस्त को, दोनों इनिंग्स मैचेस में अगर आप देखें पहली इनिंग का पावर प्ले, ओवरऑल पहली इनिंग का पावर प्ले जो पहले मैच में था वो काफी हद तक कह सकते हैं कि 3 विकेटें वहां पर गिरी। लेकिन बाकी किसी भी पावर प्ले में ज्यादा बेहतर कंडीशन बॉलर्स के लिए यहाँ पर कुछ खास देखने को मिली नहीं। लेकिन एक बात तय है कि पहले मैच में भी 153 का स्कोर चेंज हो गया, लास्ट वाले मैच में सेकंड मैच में, और पहले मैच में तो 121 के स्कोर पर जब टीम ऑल आउट हो गई थी तो वहां पर भी 125 रन 4 विकेट बन गए और स्कोर चेंज हो गया। तो इस सीजन के दोनों मुकाबले तो स्कोर को चेज करने वाली टीम यानी कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती। इवन पिछले 4 और मैचेस अगर आप इसे में इंक्लूड कर दें, जिसमें वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का भी 3 मुकाबला है, एक मुकाबला पिछले सीजन का सीपीएल का है, तो उसमें भी अगर आप देखें तो सारे मैचेस बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती हैं और पिच बैटिंग के लिए काफी बेहतर रही है। और 6 के 6 मैचेस जब सेकंड बैटिंग करने वाली टीमें पिछले मुकाबले जीतती दिखाई पड़ी हों तो निश्चित तौर पर टॉस का रोल बहुत बड़ा होगा और जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग फील्डिंग पहले करना ही पसंद करेगी। बाकी स्पिन को 31 और पेस को 49 विकेटें अभी तक के 6 मैचेस में यहाँ पर मिली हैं, जिसमें पहली इनिंग के अंदर सेकंड इनिंग के अंदर कितनी विकेटें मिली हैं वो भी विकेटों की संख्या क्लियर कर देती हैं कि सेकंड इनिंग में जो विकेटें कम गिरी हैं बॉलर्स के पक्ष में, उसी वजह से भी वो भी एक रीजन है कि कोई भी टीम सेकंड बैटिंग करना ही प्रेफर करेगी। बाकी पिच रिपोर्ट जो फाइनल आएगा वो और फाइनल जो स्मॉल लीग की टीम बनेगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर देने वाला हूं। तो फाइनल टीम के लिए और पिच रिपोर्ट के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो लिंक्स को जल्दी से क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन तो कर ही लीजिए। और फिलहाल देखिए ये जो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर पिछले दोनों मैचेस में खेला जाता हुआ दिखाई पड़ा है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स की टीम की, जहां पर बैटिंग ऑर्डर तो आपके सामने है, लेकिन जो बॉलिंग खेली जाती हुई दिखाई पड़ी है उसमें काइल मेयर्स पिछले दोनों मैचेस में पावर प्ले के 2 ओवर करते दिखाई पड़े हैं। इवन फजल फारूकी 4-4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़े और आइडेंटिकल बॉलिंग है कि 2 ओवर पावर प्ले के, 1 मिडिल के, 1 ओवर आकर के डेथ के आपको करते दिखाई पड़ेंगे। और बाकी नसीम शाह पिछले मैच में 3 ओवर, उसके पहले वाले मैच में 4 ओवर, उसके अलावा वकार सलाम खेल दोनों मैचेस में 4-4 ओवर, जिसमें 1 ओवर तो डेथ का होता ही होता है। बाकी जेसन होल्डर ने दोनों मैचेस में 3-3 ओवर करे हैं और बाकी अब्बास अफरीदी ने पहले मैच में 1, दूसरे मैच में 2 ओवर। यानी कि ये बात क्लियर है कि अब्बास अफरीदी को कितने ओवर्स मिलेंगे इस पर डाउट बना रहेगा और उनको टीम में लेकर के जाना वो काफी रिस्की हमेशा आपके लिए बना रहेगा। और बाकी इनका जो बेंच है उसको भी देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। और बाकी 2 मुकाबले तो ये टीम खेल चुकी है, एक जीती पहला वाला, दूसरा मैच हार गई, लेकिन उसके पहले करियर कैसा चला था T20 फॉर्मेट में, स्पेसिफिकली कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर, वो भी अगर आप देखना चाहें क्या एक्सपीरियंस प्लेयर्स का है कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी कि सीपीएल में, तो वो भी सारे एक्सपीरियंस आपके सामने है डेटा के बेसिस पर, इनिंग की बेसिस पर भी, जिसमें नसीम शाह का आपको मैंने T20 करियर भी मेंशन कर दिया है और इवन फजल फारूकी जिसके पहले कोई सीपीएल मैच कभी नहीं खेले थे तो इनका भी T20 फॉर्मेट ही यहाँ पर मेंशन किया जाता दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये सारे आंकड़े वो जो 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं इस सीजन के इस टीम के द्वारा उसके पहले के हैं, तो उन 2 मुकाबलों में इन्होंने क्या किया उसको देखने के लिए अगर आप आगे आएँ और देखें क्या रहे हैं अभी तक के आंकड़े रीसेंट फॉर्म के, खास करके जो अभी तक के दोनों मैचेस में हुए, तो उसमें आंध्र फ्लेजर का पहला मैच तो अच्छा नहीं गया, लेकिन दूसरे मैच में शानदार 60 की पारी खेली। लेकिन एक बात क्लियर कट दिखाई पड़ा कि उसके पहले भी इनकी एक देखेंगे तो एक सेंचुरी है। तो निश्चित तौर पर दोनों मैच में काफी अच्छे टच में दिखाई पड़े हैं, अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े हैं, जिसको उन्होंने पिछले मैच में काफी हद तक अच्छा खासा उसका लाभ उठाया और 60 रन की शानदार पारी खेली। लेकिन वहीं पर लेविस की बात करें, एमिल लेविस की तो कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। काइल मेयर्स की बात करें तो एज ए बैटर तो पूरी
पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। 7 और 15 की पारी, पहले मैच में 1 विकेट लिया, लेकिन इनके साथ एक वही फायदा है कि चूंकि 2 ओवर तो पावर प्ले के करके देते ही हैं और यही एक रीजन है कि इनको टीम से हटाना वो काफ़ी रिस्की हो जाता है। और किस इनिंग का पावर प्ले हालांकि होगा उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, क्योंकि 2 मुकाबले जो काइल मेयर्स ने खेले ना, जब इनको 1 विकेट पावर प्ले में मिला है तो वो पहले मैच में मिला था जहां पर पहली इनिंग की बॉलिंग थी, लेकिन सेकंड मैच में जब सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो गई तो वहां पावर प्ले में कंडीशंस बहुत अच्छी थी बैटिंग के लिए, तो वहां पर इनको विकेट मिला नहीं। इसके बाद रायली रूसो भी दोनों मैचेस में टोटल फ्लॉप शो ही दिखाई पड़े हैं, 12 और 0 रन के 2 पारी। इसके बाद एली कैथानिस पहले मैच में अच्छा खेले, दूसरे मैच में नहीं चले। बाकी जेसन होल्डर ये पहले मैच में अच्छा खासा करते दिखाई पड़े, दूसरे मैच में बिल्कुल भी नहीं चले, लेकिन इनको तो टीम से आप हटा नहीं सकते, बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं जायड गुली, जो कि बैटिंग बहुत नीचे कर रहे हैं, तो ये तो स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में आते नहीं। बाकी अब्बास आफरीदी को लेकर के आपको मैं क्लियर कट बता चुका हूँ कि बहुत ही रिस्की ऑप्शन होंगे, क्योंकि कितनी बॉलिंग करेंगे इसका कोई भी कंफर्मेशन है नहीं, जो कि अभी तक 2 मैच में केवल 3 ही ओवर कर पाए हैं। हालांकि इनके पक्ष में एक बात जाती है, पिछले मैच की बॉलिंग में 2 विकेटें जो उन्होंने ली, वो हो सकता है कि इस मैच में इनको पूरी बॉलिंग दिला दे, लेकिन उसी में नसीम शाह हो गए, वकार सलाम खेल हो गए, फजल फारूकी हो गए, ये 3 तो आपको बेस्ट ऑप्शन के तौर पर पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, मिनिमम 3 ओवर, और विकेटें भी ज़्यादातर निकालते दिखाई पड़ेंगे। और इसी में अगर आप और रिस्क ले पा रहे हैं तो फजल फारूकी यहाँ पर अब्बास आफरीदी को आप लेके जा सकते हैं, वरना ये 6 प्लेयर जिनके सामने आप टिक मार्क देख रहे हैं वो पक्के तौर पर सीधे हमारी टीम में आते हैं। बाकी बेंच वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनका भी डेटा देख सकते हैं, और उसको देखने के बाद ये समझने के बाद कि कौन सा प्लेयर कितने अच्छे फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर बड़ा है लेकिन फॉर्म में नहीं है। और उसके बाद आकर के हेड टू हेड के आंकड़े देखें कि जब ये ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स के खिलाफ प्लेयर्स खेले हैं कभी भी, तो क्या परफॉर्मेंसेस निकल करके आई हैं। तो यहाँ पर भी आंद्रे फ्लेचर बेहतर दिखाई पड़ते हैं 31 के एवरेज के साथ, हालांकि एमिल लेविस भी बढ़िया खेले हैं, और दोनों को अगर आप इनिंग के हिसाब से देखने जाएंगे ना तो दोनों चेज करते हुए काफ़ी बेहतर खेलते हैं। हालांकि आंद्रे फ्लेचर का पहले इनिंग का बैटिंग एवरेज भी काफ़ी अच्छा है। इसके बाद काइल मेयर्स हैं, 13 मैचेस में 373 रन, 29 के एवरेज, 4 विकेटें, 1 मैच में 20 रन है। रायली रूसो के 4 मैच में 53 रन है यहाँ पर एली कैथानिस के। होल्डर के 16 मैच में 14 विकेटें हैं, 143 रन भी हैं। जायड गुली कुछ खास नहीं कर पाए, अब्बास आफरीदी खेले ही नहीं है। नसीम शाह के 2 मैच में केवल 1 विकेट है, बाकी दोनों बॉलर तो खेले ही नहीं। और बेंच के जो प्लेयर्स हैं उनका भी डेटा अगर आप देखेंगे तो एक तो सैंपल साइज नीचे के खिलाड़ियों का काफ़ी कम है, लेकिन ऊपर के खिलाड़ियों को जो सैंपल साइज है वो काफ़ी हद तक आपको बताता है कि आंद्रे फ्लेचर भी बढ़िया खेले हैं, एमिल लेविस भी बढ़िया खेले हैं, इवन टॉप ऑर्डर के तीनों खिलाड़ी बेहतर खेले हैं। बाकी नंबर्स जो हैं वो काफ़ी एवरेज हैं या तो हैं ही नहीं। लेकिन उसी को थोड़ा सा और फर्दर समझने के लिए वेन्यू का भी डेटा इंक्लूड अगर आप कर दें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि इस मैदान पर खास करके, और जो कि आंद्रे फ्लेचर का भी और एमिल लेविस का भी होम ग्राउंड है, काइल मेयर्स का भी होम ग्राउंड है, जेसन होल्डर का भी होम ग्राउंड है, तीनों या चारों प्लेयर अगर आप बात करें तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करते रहे हैं यहाँ पर। बाकी रायली रूसो यहाँ पर 3 मैच केवल 32 रन है, एली कैथानिस 3 मैच केवल 76 रन है। अब्बास आफरीदी के 2 मैच में 2 विकेट हो चुके हैं, लेकिन एक रिस्क फैक्टर लेकर ये आते हैं कि कितनी बॉलिंग करेंगे। नसीम शाह के 9 मैच में 9 विकेट हैं इसी मैदान पर, 3 मैच में 7 विकेट है वकार सलाम खेल के। फजल फारूकी के 2 मैच में 3 विकेटें हो चुके हैं। तो वही बात है कि अगर आप रिस्क ले पा रहे हैं तो फजल फारूकी जहाँ पर अब्बास आफरीदी को लेकर के जाइए, या एक काम और भी आप कर सकते हैं कि इन चारों बॉलरों को टीम में रखिए, खास करके अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तभी, और उस कंडीशन में आप आंद्रे फ्लेचर, एमिल लेविस को, काइल मेयर्स को लीजिए, होल्डर को ड्रॉप कर दीजिए, या होल्डर को भी रखिए और यहाँ पर एमिल लेविस, आंद्रे फ्लेचर, काइल मेयर्स में से किसी एक को ड्रॉप करिए। सबसे सेफ रहेगा एमिल लेविस को ड्रॉप करना, हालांकि वो भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, किसी भी मैच में चल सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग में अगर आप एमिल लेविस को एक बार ड्रॉप कर भी देंगे ना तो वो रिस्क नहीं बनेगा। ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो एमिल लेविस और अब्बास आफरीदी बहुत ही बढ़िया डिफरेंशियल ऑप्शंस हैं, इनके ऊपर आप रिस्क लेकर के बढ़िया विनिंग कर सकते हैं। बाकी तो सेफ जो 6 ऑप्शंस थे वो आपको मैंने रिसेंट फॉर्म के टाइम पर ही बता दिया था। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े आपके सामने हैं, और एक कंक्लूजन यहाँ पर सीधे सीधे आपको मिलेगा, जितने भी वेस्ट इंडियन प्लेयर्स हैं, चाहे वो काइल मेयर्स हो, चाहे वो आंद्रे फ्लेचर हो, चाहे एमिल लेविस हो, स्पिन के खिलाफ तो निश्चित तौर पर दिक्कतें होती ही होती हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे सामने की टीम में मोहम्मद आमिर हैं, ये 4 बार आउट कर चुके हैं 44 गेंद पर एमिल लेविस को। मोहम्मद आमिर आंद्रे फ्लेचर को 3 बार आउट कर चुके हैं 69 रन देकर 75 गेंद पर। इवन ये तो रसेल सुनील नारायण पर भी खराब खेले हैं, ओवरऑल स्पिन पर खराब खेलते ही हैं वेस्ट इंडियन बैटर्स। काइल मेयर्स की बात करते ये भी मोहम्मद आमिर की 33 गेंदों पर 3 बार आउट हो चुके हैं, तो स्पिन तो इनके खिलाफ एक दिक्कतें देती हैं इनको। साथ ही साथ मोहम्मद आमिर हो गया या कोई भी बाएं हाथ का तेज गेंदबाज हो गया, वो भी इनको बुरी तरह से परेशान करता है। बाकी रायली रूसो ये भी मोहम्मद आमिर पर 3 बार आउट हो चुके हैं, हालांकि बाकी बॉलर्स को काफ़ी बढ़िया खेले हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव निकाल करके दे सकते हैं आज के इस मैच में, जो कि एक अच्छी पारी खेल करके वन साइडेड जिता भी सकते हैं। तो तीसरे रिस्की प्लेयर ये भी मिल गए इस टीम की तरफ से। और बाकी यहाँ पर एली कैथानिस हैं, जेसन होल्डर हैं, उनका भी प्लेयर बैटल के आंकड़े आप देख सकते हैं। और इसको देखने के बाद जब हम आते हैं दूसरी टीम की तरफ, और वो टीम है ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स की, उस टीम को अगर आप देखते हो तो यहाँ पर एलेक्स सेल्स है, सुनील नारायण है, कोलिन मुनरो, निकोलस पुरन, केसी कार्डिक, कारन पोलार्ड, रसेल, अकील हुसैन, टेरेंस हैंड्स है, मोहम्मद आमिर है, उस्मान तारिक है। तो शायद आप उस्मान तारिक और
टेरेंस हाइंड्स को थोड़ा सा अननोन टाइप के प्लेयर में गिन दें, लेकिन बाकी सभी प्लेयरों को देख लीजिए, एक से बढ़कर एक लेजेंड है टी20 क्रिकेट में। किसी कार्टी को आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस कम है थोड़ा सा, लेकिन इन्होंने अपने आप को साबित किया है कम से कम। तो टीम तो बहुत ही पावरफुल है, और बाकी बेंच भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, और इवन इनके पास जो पावर प्ले डेथ ओवर के बॉलर हैं उनके भी नाम देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि सुनील नारायण को डाउन करें बैटिंग ऑर्डर में, और उसके बाद बैटिंग ऑर्डर हर एक प्लेयर का एक एक ऊपर चला जाए, ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद आकर के करियर का भी डेटा देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि सीपीएल में क्या एक्सपीरियंस, और तगड़ा एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं ज़्यादातर प्लेयर्स। सुनील नारायण तो 111 मैचेस खेल चुके हैं सभी प्लेयरों के। इवन एलेक्स हेल्स के 19 मैच 414 रन है, 23 का एवरेज है, पहली इनिंग का 25 और सेकंड इनिंग का 20 का बैटिंग एवरेज रहा है। और उसी तरह से किसी बॉलर को जैसे मोहम्मद आमिर को देखें तो 38 सीपीएल मैचेस खेल चुके हैं, 51 विकेटें ले चुके हैं, पहली इनिंग में इनको 13 गेंदें लगी हैं, हर एक मैच में एक विकेट निकालने में जब पहली इनिंग की बॉलिंग करते हैं, सेकंड इनिंग में 18 गेंदें लगती हैं। तो ठीक इसी तरह से हर एक प्लेयर का करियर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उस्मान तारिक जो पहली बार सीपीएल का कोई मैच खेलेंगे, ये टी20 के 26 मैचेस खेल करके 34 विकेट ले चुके हैं, तो इनका भी डेटा आप देख सकते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ें और देखें रीसेंट फॉर्म कैसा है इन प्लेयर्स का, तो वो भी आपके सामने है, जिसमें आपको क्या दिखाई पड़ेगा, आपको दिखाई पड़ेगा कि जो प्लेयर्स हैं ना, उसमें खास करके एलेक्स हेल्स जो इनके टॉप ऑर्डर के बैटर हैं, इनका फॉर्म काफी ठीक ठाक सा आप कह सकते हैं, 27, 19, 28, 12, 1, 58, यानी कि रन्स इन्होंने बनाए हैं। बड़ी पारियां ज्यादातर नहीं ही आई हैं, लेकिन रन्स बनाते दिखाई पड़े हैं, ये बात काफी हद तक क्लैरिटी के साथ हमको देखने को मिलती है। और वो जो रन बनाए हैं ना, इसी के हिसाब से अगर हम देखें, खास करके अगर सेकंड इनिंग की बैटिंग है तो वहां पर एक काफी सेफ ऑप्शन बन जाते हैं। इसके बाद आता है सुनील नारायण। हालांकि ये बैटिंग चाहे टॉप ऑर्डर पर करें और चाहे लोअर ऑर्डर पर करें, सामने की टीम की जो बैटिंग है वो स्पिन को इतना खराब खेलती है कि उसके दम पर ही सीधे टीम में हमारे आ जाते हैं, इनको लेकर के कोई डाउट यहाँ पर बनता नहीं। और उसके बाद आते हैं कॉलिन मुनरो, ये भी हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर हैं, लेके जाना है या नहीं लेकर के जाना है, रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हमेशा रहता है इनके साथ। मैं फिलहाल इनको सजेस्ट नहीं करूंगा। निकोलस पुरन, ये काफी बेहतर प्लेयर रहे हैं रिसेंट टाइम में, टी20 फॉर्मेट में, वनडे फॉर्मेट में, तो निश्चित तौर पर इनको तो आप ड्रॉप कर नहीं सकते। और उसके बाद किसी कार्टी हैं जो बहुत बढ़िया परफॉर्म तो नहीं कर पाए, नीचे भी काफी बैटिंग करेंगे, तो इनसे बेहतर हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है, जो कि एक तो कायरान पोलार्ड का हो सकता है, एक तो आंद्रे रसल का हो सकता है, अकील हुसैन अभी 100 में काफी बढ़िया बॉलिंग करके आए हैं, ये हो सकते हैं। टेरेंस हाइंड्स का फॉर्म उतना बेहतर है नहीं, लेकिन मोहम्मद आमिर का भी अपने प्लेयर बैटल में भी जलवा देखा कि इनको तो आप निश्चित तौर पर मिस नहीं कर सकते। और उस्मान तारिक जैसा एक अननोन टाइप का स्पिनर अगर खेल रहा है प्लेइंग 11 के अंदर, तो इनको भी निश्चित तौर पर आप सीधे सीधे टीम में लेकर के जा सकते हैं जबरदस्त डिफरेंशियल ऑप्शन के तौर पर। तो 6-7 प्लेयर तो पक्के तौर पर हैं, जिसमें कायरान पोलार्ड को अगर आप ना लें तो उस्मान तारिक को ले सकते हैं। हालांकि कायरान पोलार्ड को लेना इस वजह से भी अच्छा हो सकता है क्योंकि इनकी टॉप ऑर्डर की बैटिंग लाइनअप अगर आप देखें तो केसी कार्टी, कॉलिन मुनरो, सुनील नारायण और एलेक्स हेल्स, 4 ऐसे प्लेयर हैं जो कब आउट हो जाए कुछ पता नहीं चलेगा। और निश्चित तौर पर एक कोलैप्स आप होता देख सकते हैं, तो वहां पर कायरान पोलार्ड का रोल बहुत ही तगड़ा होने वाला है। तो टीम तो अगर मैं सीधे सीधे यहीं तक आते आते देखूं ना, तो मुझे ये टीम काफी ज्यादा खतरनाक और बेहतर दिखाई पड़ रही है। और इवन चाहे बॉलिंग पर्सपेक्टिव से देखें चाहे बैटिंग पर्सपेक्टिव से देखें, यही टीम मुझे आज का मैच जीतती हुई भी दिखाई पड़ रही है। हालांकि वही बात है, इस पिच का भी रोल होता है, सेकंड इनिंग की बैटिंग ज्यादा ईजी यहाँ पर रही है, तो उसको भी हमको देखना पड़ेगा। बाकी हेड टू हेड क्या आंकड़े अगर आप देखें तो इसमें क्या देखेंगे कि जब ये लोग खेलते हैं सेंट किट्स टीम के खिलाफ, तो उसमें एलेक्स हेल्स के 3 मैच केवल 54 रन है, तो ये तो वैसे भी कुछ खास ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सुनील नारायण के बल्ले से तो नहीं, लेकिन बॉलिंग से काफी शानदार आंकड़े, इनको आप ड्रॉप कर नहीं सकते। हालांकि कॉलिन मुनरो के आंकड़े भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छे हैं, और इवन अगर आप देखें निकोलस पुरन के आंकड़े तो अच्छे आपको देखने को मिलेंगे ही, लेकिन इसमें मैं इन्हीं 2 बैटर्स को सजेस्ट करूंगा टॉप ऑर्डर में से। और उसके बाद यहाँ पर मैं किसी काटे को भी दिखाऊं तो 2 मैच में इनके भी 86 रन है, ये भी एक बहुत तगड़े डिफरेंशियल ऑप्शन निकल कर आते हैं कॉलिन मुनरो की ही तरह, जिसमें एलेक्स हेल्स तो हिट एंड मिस टाइप के ही प्लेयर हैं। बाकी कायरान पोलार्ड का बैटिंग एवरेज 50 है, आंद्रे रसल का बैटिंग एवरेज 23 है, 13 मैच में 10 विकेटें भी हैं, 11 मैच में 9 विकेटें अकील हुसैन के हैं। अकील हुसैन को लेके आप जाना चाहें तो लेके जा भी सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन इनको लेने का एक ही रीजन है, वो सामने की टीम की स्पिन खेलने की इनएबिलिटी। और बाकी यहाँ पर अगर आप देखें तो मोहम्मद आमिर तो टीम में आते ही हैं, और उस्मान तारिक एक बहुत ही तगड़े ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं। तो इन जो आपको 6 ऑप्शन मैंने सजेस्ट किए ना, 7वें ऑप्शन के तौर पर भी आप इनको ड्रॉप कर सकते, यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, या अकील हुसैन की जहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, या आप पर डिपेंड करेगा ये आप किसको लेकर के जाना चाहें। बाकी देखना पड़ेगा कि खेलेंगे भी या नहीं। इसके बाद वेन्यू का भी डेटा आप देख सकते हैं, मोहम्मद आमिर के इस मैदान पर 12 मैच में 14 विकेटें हैं। और बाकी आंकड़े अगर हर एक प्लेयर के देखेंगे ना, तो एलेक्स हेल्स के आंकड़े तो यहाँ पर भी बेहतर नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कॉलिन मुनरो भी यहाँ पर काफी इनकंसिस्टेंट है। और बाकी वही प्लेयर, आइडेंटिकल प्लेयर्स है जिनके बारे में अभी आपको मैंने कहा पीछे कि इन्हीं को मैं सिलेक्ट करूंगा, उन्हीं का डेटा वो उस तरीके का है कि जो कि हमारी टीम में आने लायक है। बाकी अली खान भी
भी एक नाम है बेंच पर, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेयर हो सकते हैं अगर खेलते हैं तो। बाकी देखना पड़ेगा किसको खिलाया जाएगा किसको नहीं। मेरे हिसाब से जो हो सकता था वो आपको मैंने बताया। बाकी प्लेयर बदल के आंकड़े देखेंगे तो यहाँ पर भी वही कहानी दिखाई पड़ेगी कि अगर वेस्ट इंडियन बैटर्स है तो स्पिन के खिलाफ तो खराब खेलते ही हैं, लेकिन उसमें एलेक्स हेल्स को इंक्लूड कर दें तो वकार सलाम खेलने को 4 ही गेंद पर 1 रन देकर के 2 बार आउट कर रखा है। होल्डर ने 2 बार आउट करा है। फजल फारूकी को फिर भी बेहतर खेल गए हैं। सुनील नरेन ये भी स्पिन पर फंसते हैं, खास करके ऑफ स्पिन पर, एक लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं और शॉर्ट पिच गेंदें वो तो इनको परेशान करती है, जो कि जेसन होल्डर जरूर करेंगे। और बाकी निकोलस पुरन, काइल मेयर्स और जेसन होल्डर दोनों पर एक बार आउट हुए, लेकिन जम के पिटाई की है दोनों की। और बाकी कॉलिन मुनरो भी होल्डर पर 2 बार 3 बार, फजल फारूकी पर आउट हुए। तो चाहे मुनरो हो चाहे हेल्स हो, दोनों को मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा स्मॉल लीग के लिए, उनसे बेटर ऑप्शन हमारे पास मौजूद थे। किसी कांटे के भी आंकड़ा देख लीजिए, कायरन पोलार्ड और अंदर असल के, निश्चित तौर पर वही स्पिन के खिलाफ उनकी कहानी आपको सेम दिखाई पड़ेगी। बाकी कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन आप खोजने जाएंगे तो यही 2 कॉमन नाम दिखाई पड़ेंगे। लेकिन होल्डर के जहां पर आप चाहें तो सुनील नरेन, काइल मेयर्स और अंदर असल को भी ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो फाइनल टीम बनेगी उस पर तो अभी क्वेश्चन मार्क रहेगा। टॉस के बाद, पिच को देखने के बाद जो फाइनल टीम मेरी बनेगी, वो पिच रिपोर्ट और फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, तो उसको जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक, तो जाकर के ज्वाइन हो जाइए। सबसे जरूरी है कि वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।